मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। क्या चल रहा है भैया? अभी क्लास स्टार्ट हो गई तो आपको बताएंगे। पैगंबर, मुकेश, मनीष, राम बालक, रजनीश कुमार, मोहित, सुरेश, फैजान, हुसैन, सुबोध, चंद्रपाल, साफिक, रजा, मुनव्वर, मोहित कुमार, रजनीश, सब बच्चे जुड़ गए हमारे साथ में। तो बताएंगे ऑडियो वीडियो कैसी है, ठीक है? नितिन, अमित, राम राम, राम राम, गौतम कुमार। और अच्छा, कल क्लास क्यों पड़ी? क्योंकि आप सबको पता ही है कि कल प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारे टीचर जो है वो प्रोटेस्ट में गए थे। तो फिर मेरी क्लास जो है ऑफलाइन लगी हुई थी सुबह। तो कल आपके साथ क्लास नहीं हो पाई क्योंकि सुबह से ही सब टीचर वगैरह जो थे वो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। तो कुछ टीचर जो थे उनकी क्लास लगाई गई कि भाई, तो मेरी क्लास ऑफलाइन लगी हुई थी। तो कल जो है आपके साथ क्लास नहीं हो पाई, ठीक है? टीचर लोग के लिए तो रात को ही हो गई थी। रात को 9 बजे, सवा 9 बजे के आसपास जो भी अलग अलग जगह डिटेक्ट किए गए थे, हाँ यही रात में हो गई थी। विजय, रिंकू, दिगंबर, अंशु, अरविंद, शिवांशु, नमस्कार भाई, नमस्कार। राजू सेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब हम आज की क्लास में हम वर्क पावर एनर्जी, शायद टॉपिक का नाम चेंज होगा। आपको मैंने बोल दिया था कि टॉपिक का नाम चेंज कर दें। और हाँ, कल नहीं हुई थी क्लास। हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक बात बतानी मुझे, फिर हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे। एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लो कि एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से सीधी रेखा में चल रही है। अगर कोई ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से सीधी रेखा में चले और उसके अंदर एक बच्चा बैठा है, अगर बच्चा बॉल ऊपर की तरफ उछाले तो बड़ा बॉल नीचे गिरेगी, तो उस बच्चे के पीछे गिरेगी या इसके आगे गिरेगी? आपको क्या लगता है? अगर कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से चल रही ट्रेन में जब कोई बॉल ऊपर की तरफ उछाली जाती है तो बॉल कहां गिरेगी? एक भाई ना पॉलिटिकल नारेबाजी क्लास बंद करो। ये कोई यहाँ पे मैं कोई भाषण दे रहा हूँ तो कोई बच्चा अपने पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल भाषण निकालने के लिए एक क्लास में नारेबाजी ना करे, ठीक है? इलेक्शन आएगा, अपना वोट डाल के चलाना है, तो क्लास में पॉलिटिकल नारेबाजी कोई ना करे। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दो कि अगर कोई ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है उसके अंदर एक बॉल चली जाए तो बॉल कहां पर गिरेगी? देखो, अगर बेटा पेपर में क्या है कि कांस्टेंट स्पीड नियत चाल, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि बिल्कुल एक ही स्पीड से ट्रेन जाएगी, 60 किलोमीटर पर घंटे से। और इसके अंदर कोई बच्चा बॉल उछालेगा ना तो बॉल जो कि उसके हाथ में आके गिरेगी। अगर ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट हो, देखो मान लो ट्रेन लगातार 60 की स्पीड चल रही है। मैं आपको बता चुका हूं न्यूटन के नियम पढ़ाते समय कि आपका शरीर भी 60 की स्पीड से चल रहा होगा, ट्रेन की स्पीड 60 है, आपके शरीर की स्पीड 60 है। अब जैसे आपने बॉल उछाली, जो बॉल आपके हाथ में थी स्पीड 60 थी, आपकी 60 थी, बॉल आपने उछाली तो 1 सेकंड के बाद जितना शरीर आपका निकला ट्रेन के साथ उतने बॉल बैक निकलेगी, आपके हाथ में आएगी। तो अगर कोई ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, सीधी रेखा में उसके अंदर बॉल उछाली जाए, बिल्कुल आपके हाथ में गिरती है वो। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ रही हो और ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, आपने बॉल उछाली, उसमें ट्रेन की स्पीड थी 60, लेकिन बॉल उछालते ट्रेन की स्पीड 65, अब तो कांटेक्ट में 60 की स्पीड से भाग रही होगी। अब ट्रेन की स्पीड 65 तो बॉल आपके पीछे जाएगी। तो अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही हो तो गति में हो, ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ रही हो तो बॉल आपके पीछे जाएगी। आपने बॉल उछाली, ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने, तो बॉल आपके आगे बढ़ेगी। यानी चलती ट्रेन में बॉल उछाली जाती है वो आपके हाथ में भी गिर सकती है, आपके पीछे भी गिर सकती है और आपके आगे भी गिर सकती है। ये सारा गेम इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेन जो है वो एक स्पीड से लगातार चल रही है, ये बॉल उछालते स्पीड बढ़ गई, ये बॉल उछालते स्पीड कम कर ली, तो स्पीड कम करेगा तो बॉल आगे गिरेगी, स्पीड बढ़ेगी ट्रेन पीछे गिरेगी, उस स्पीड से आपके हाथ में गिरेगी। तो आपको पेपर में ध्यान से पढ़ना है कि ट्रेन की स्पीड के बारे में क्या बोलना है, ठीक है? अब देखेंगे इस बात को मैं आपको देता हूं। एक ट्रेन है, अगर ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड बेटा फिक्स है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है, एक ही डायरेक्शन चल रही है, यानी कि ट्रेन सर्कल घूम रही हो, ट्रेन एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चले और ट्रेन की स्पीड अगर कांस्टेंट हो, अगर ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, ट्रेन की स्पीड नहीं बदल रही है, तो उछाली की जो बॉल है वो आपके हाथ में गिरेगी। इन हैंड हाथ में कब गिरेगी? अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से सीधी रेखा में चल रही हो, जब वो हाथ में गिरती है और क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट ना हो, ट्रेन के अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ट्रेन की स्पीड जो है वो लगातार बढ़ रही हो, तो बॉल आपके पीछे आ जाएगी, बॉल गिरेगी आपके बिहाइंड, पीछे गिरेगी। अगर ट्रेन के अंदर मंदन हो, ट्रेन की स्पीड घट रही हो, यानी ट्रेन के अंदर क्या है? डिसेलरेशन, मंदन। अगर ट्रेन के अंदर मंदन है तो वो कहां गिरेगी? आगे। अब जो मैं अगर आपको लास्ट पीएनजी वगैरह मिली होगी उसमें एक क्वेश्चन जो है अनसॉल्व रहा होगा, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मत करना है कि और ध्यान से। आर राजन, नवीन, मनीष, संजय, अथरिया, प्राची, रिंकू, गुप्ता, राम बालक, करो। इसने कहा कि चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिर जाता है तो ट्रेन अवश्य ही चल रही होगी। बेटा सिक्का पीछे गिरा है तो आपको पता है सिक्का पीछे गिरेगा। अगर ट्रेन एक्सेलरेट करेगी उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होगी, अगर ट्रेन का डिस्टेंस मंदन होता तो सिक्का पीछे जाता, अगर एक ही स्पीड से चलता तो इसका मतलब क्या होता कि सिक्का हाथ में गिरता। तो हमारा क्या होगा? तो ये तो बदतमीजी है किसने जो ऑप्शन बनाया, लिखा कि एनी ऑफ द अबव। तो भाई एनी ऑफ द अबव है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। नन ऑफ द अबव होना चाहिए कि किसने बनाया आंसर ऑप्शन बनाए जब भी बनाने वाला भी यहां पे कहता हूं नन ऑफ द अबव। ऐसा तो ए भी आंसर हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव में से कोई भी नहीं। मैं फिर तो ऐसे ऑप्शन बना दो, बच्चा पढ़ के जाएगा, वो भी पढ़ के जाएगा। पहले वैसे भी तीनों में से कोई एक है, नन ऑफ द अबव, वो एनी ऑफ द अबव जो पहले लिखा था डी बना देंगे, ऊपर में से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है? तो अगर उसने कहा कि चलते ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिरा है, तो सिक्का पीछे कब गिरता है? मैंने पूरा आपको बना के दिखाया है, इसका पीछे कब गिरता है कि सिक्का पीछे तब गिरेगा ट्रेन एक्सेलरेट करेगी, सिक्का हाथ में तब गिरेगा ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट, ट्रेन नियत चाल से चल रही है, एक ही चाल से चल रही है, एक समान चाल से ट्रेन के अंदर मंदन हो सिक्का आगे गिरता है। अगर आप लोग ये पढ़ के भी क्वेश्चन आंसर सही नहीं दे पाए तो समझ जाना कि पेपर वाले दिन कोई अलग चमत्कार नहीं हो जाएगा, या सोचो कुछ अलग चमत्कार हो जाएगा कि आप जिस पे भगवान अपने आप आपका माउस जो है उसे सही आंसर पढ़ के जाएगा। अगर आप ऐसे कहानी बुनते हैं रात को सोते हुए जिस दिन आपका होगा अपने आप से पेपर का माउस हो जाएगा, तो ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है ना। तो अगर आप ये पढ़कर भी, मैं देखा हूं 2-4 बच्चे ये 3 बातें बताई कि आप ट्रेन में हो, ट्रेन एक ही स्पीड चल रही हो, उछाला के सिक्का आपके हाथ में गिरता है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही हो तो सिक्का जो है वो पीछे आ जाएगा, अगर ट्रेन के अंदर मंदन हो तो सिक्का आगे गिर जाएगा। ये 3 बातें बताने के बाद भी और जस्ट अभी बताई और तुरंत क्वेश्चन निकाल दिया, तब भी नहीं कर पा रहे हो। जिनका कर सोचो तुम, ये अभी की बात है 1 मिनट पहले की। पेपर में जाओगे तो इतने सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे, टॉपिक पढ़ के जाओगे तो आपको क्या ही 3 मार लोगे, हैं? ये तो आप टाइम तो दिमाग का एक्टिव नहीं है, उसमें 50 चीजें और चल रही हैं, या आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको मन ही नहीं है, मैं जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? ठीक है, उससे नोट्स बना तो शायद बढ़िया, इसमें गलत क्या है? ठीक, अब आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। अब हेडलाइन लेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो स्टार्ट करेंगे वर्क से, कार्य से। ये बड़ा टॉपिक है भाई, वर्क कार्य। जितने बच्चे खास तौर से केवल रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है? चलो फर्स्ट क्लास बढ़िया है। ये बच्चे कैसे क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में, ओके। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है इसका हम अगले लेवल बढ़ाएंगे। वर्क कार्य क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मेरे घर में कोई दीवार है और उसके पास में क्या, और मैं सुबह से लेकर शाम तक उसको धक्का मार रहा हूँ, दीवार को पूरा पुश कर रहा हूँ, जितना एनर्जी पूरी एनर्जी लगाई, लेकिन सुबह से शाम हो गई, शरीर पसीने पसीने हो गया, हालत गंभीर हो गई, लेकिन दीवार जो 1 भी सेंटीमीटर नहीं खिसकी। तो अगर किसी दीवार में लगातार फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन उस फोर्स लगाने से, उस धक्का मारने से, पुश करने से दीवार नहीं सक रही, तो बताओ मैंने कुछ कार्य किया कि नहीं किया?
वर्क को थोड़ा अपने हाथ से अलग से लेते हैं। तो आप कहेंगे सर कि आपने कोई कार्य नहीं किया क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि फिजिक्स में वर्क कार्य हुआ कब माना जाता है। फिजिक्स में कार्य हुआ तब माना जाएगा अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाओ, किसी वस्तु पर आप बल लगाओ और वस्तु फोर्स लगाने से विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तभी कार्य माना जाएगा। आप एक दिन छोड़कर पूरी जिंदगी दीवार पर फोर्स लगाते हो और दीवार 1 भी सेंटीमीटर नहीं खिसकी, तो फिजिक्स में आपके द्वारा क्या कार्य जीरो है। तो आपके द्वारा क्या कार्य जीरो का मतलब क्या है कि कार्य किया जाता है किसी फोर्स किसी बल के द्वारा। जब मैं कहूं कि आपके द्वारा क्या कार्य, यानी आपने जो फोर्स लगाया, आपने धक्का मारा, आपने पुश किया, उसके द्वारा क्या होगा जीरो। तो कार्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। यानी कि अगर किसी बल ने डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कर दिया यानी कि वर्क हुआ है। अगर वर्क को लिखते हैं W से, कार्य फोर्स बल को लिखते हैं F से और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं S से। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक तो बताओ कि इस फॉर्मूले को देखकर कि जो वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर अदिश है कि सदिश है। तो मैंने आपसे कहा किसी फॉर्मूले में दो चीजें मल्टीप्लाई में हो ऊपर नीचे में ध्यान देखना। बेटा जो फोर्स है बल जो है ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशि, ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी, इनको तीन निशान बना लो। तो मैंने आपसे कहा किसी फॉर्मूले में अगर दो चीजें हो, दोनों स्केलर अदिश हैं जिसका फॉर्मूला स्केलर बनेगा, दो में से एक वेक्टर है जिसका फॉर्मूला वेक्टर बनेगा, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अगर किसी फॉर्मूले में दो चीजें हो, दोनों की दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, दोनों वेक्टर आ जाए, अब देखो क्या होगा। अगर बेटा किसी फॉर्मूले में दो चीजें हो और दोनों के दोनों वेक्टर हो तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। यहां पर ध्यान देखना, जैसे मान लो ये वेक्टर कोई C है और ये A वेक्टर डॉट B वेक्टर के बराबर। अब आपको देखना किसी फॉर्मूले में दो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में मैंने डॉट लगा रखा है तो जिसका फॉर्मूला उसमें स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। तो अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट लगा हुआ है तो इसका फॉर्मूला स्केलर अदिश बनेगा। अगर इन दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस का निशान बना दूं तो जिसका फॉर्मूला वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। यानी अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हो, अब आपको देखना पड़ेगा बीच में डॉट बना रखा है, बीच में क्रॉस बना रखा है। दूसरे जब मैं डॉट को हटाऊंगा तो डॉट को हटा के आता है cos थीटा। यानी कि आप दो तरीके से रख सकते हैं। अगर किसी फॉर्मूले में दो वेक्टर क्वांटिटी है और उनके बीच में डॉट है, या किसी फॉर्मूले में दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में cos लिखा हो तो जिसका फॉर्मूला बनता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी को कैसे ध्यान रख सकते हैं, अगर दोनों के दोनों क्वांटिटी वेक्टर हैं और उनके बीच में डॉट लगा है तो स्केलर बनेगा। ये दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में cos आ जाए तो भी क्या बनेगा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम क्रॉस को हटाते हैं ना तो बस आता है sin थीटा। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस लगा हो या sin थीटा हो तो जिसका फॉर्मूला वेक्टर क्वांटिटी बनता है। तो अगर मेरे पास में अगर कोई पूछेगा कि वर्क कैसी क्वांटिटी है तो बोलेंगे वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक अदिश राशि है। ठीक है, अच्छा स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बल गुणा विस्थापन। तो वर्क की डेफिनेशन क्या बनेगी कि वर्क क्या है, ये बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके कैसे क्वांटिटी बनती है स्केलर। तो आप लिखेंगे वर्क की डेफिनेशन लिखेंगे इट इज ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में लिखेंगे यह बल और विस्थापन का, यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। यह कार्य की डेफिनेशन लिखेंगे यह बल और विस्थापन का, यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसी डेफिनेशन आती है इसकी कि वर्क क्या है मिलेगा ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अदिश गुणन है। एक मिलेगा कि बल और विस्थापन का सदिश गुणन है, एक मिलेगा कि दोनों में से कोई सा भी नहीं है, एक मिलेगा कि दोनों ही है। तो बोलेंगे बल और विस्थापन का अदिश गुणन है स्केलर प्रोडक्ट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखिए आपको डॉट हटाने के बाद हमें पता है कि वेक्टर जब ऐसे डॉट हटाते हैं तो क्या आता है cos थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F cos थीटा। थीटा क्या है, ये बल और विस्थापन के बीच का कोण है। जब थीटा लिखेंगे थीटा यहां पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब बहुत सारे बच्चों को वर्क के बारे में पता होता है कि बल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी कार्य होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या है बल गुणा विस्थापन। जिस बच्चों को पता है कि कार्य बल गुणा विस्थापन को बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, कार्य बल गुणा विस्थापन के साथ में ये cos थीटा भी याद रखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आपको पता चल जाएगा कि cos थीटा के बारे में ना पता हो तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे गलत। अच्छा दूसरी चीज जो वर्क है इसकी SI यूनिट क्या बनती है, वर्क की जो SI यूनिट है साइंटिस्ट के नाम पे है, इसके सिंबल होते हैं जूल। ठीक है, सिंबल होता है कैपिटल J। आपको पता है कि फोर्स के लिए यूज करते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं मीटर का। cos थीटा sin थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि 1 जूल किसके बराबर है, न्यूटन इनटू मीटर के। तो लिखना क्या होगा, 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इनटू मीटर के। तो यहां तक होता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, जूल। ठीक, अब यहां पर एक बार अब एक चीज बताने से मान लो मेरे पास एक वस्तु है, मैंने इस पर 20 न्यूटन का बल लगाया 60 डिग्री के एंगल पर, और वस्तु जो है 20 न्यूटन का फिक्स फोर्स लगा मैं 60 डिग्री के एंगल पे, और वस्तु 10 मीटर दूर चली गई। ये है केस फर्स्ट। ठीक है, ये सेकंड सेम वही वस्तु जो पहले थी, फिर से मैंने इसके ऊपर कितना बल लगाया 20 न्यूटन का बल लगाया और फिर से वस्तु जो है 10 मीटर विस्थापित हो गई। दोनों केस में सेम फोर्स लगाऊं 20 न्यूटन 20 न्यूटन का, ये बराबर विस्थापित हो गई 10 मीटर। उसके बाद मैंने फोर्स लगाया बिल्कुल विस्थापन की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट से 60 डिग्री एंगल पे लगाया। तो आपको बताना कि दोनों केस में कितना कार्य किया गया, W1 की वैल्यू कितनी है और यहाँ W2 की वैल्यू कितनी है। जो फॉर्मूला आपको पीछे बताया उससे करो। पता नहीं कितना जाएगा कट ऑफ के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ज्यादा पढ़ ले कट ऑफ कितना जाएगा, आप कैसे टाइम टेबल लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सारे काम करेंगे। और देखो पहले वाले केस में आपने वर्क निकालना है, तो वर्क का आपको फॉर्मूला पता है कि कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, F cos थीटा। तो फोर्स कितना लगा आपने 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना पैदा हुआ 10 मीटर का, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया 200 न्यूटन मीटर, वो 60 किलो की हाफ, तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को बताया आपको भी कि न्यूटन मीटर यहाँ पे जूल लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 100 जूल। अब यहाँ पे आ जाओ, कार्य क्या है F cos थीटा, फोर्स कितना लगा आपने 20, डिस्प्लेसमेंट है 10, थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है एग्जैक्ट उसी दिशा में विस्थापित हो रही है, यानी थीटा की वैल्यू जुड़ गई, उस योग की वैल्यू 1 क्या कितना गया 200 जूल। अब देखो दोनों केस में वर्क की वैल्यू अलग लगाई है, जबकि फोर्स यहाँ 220 न्यूटन लगाया था और 10 मीटर विस्थापन हुआ, 20 और 10, यहाँ पे फोर्स बल 20 न्यूटन लगाया, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ, लेकिन 200 जूल आया। यानी एंगल कितना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार तो जूल में बताया भाई cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, तो सेकंड वाले केस में 200 जूल आ गया, जबकि पहले वाले केस में तो क्या कार्य है वो 100 जूल आया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसकी बात करेंगे वर्क की तो कितना बल लगा, कितना विस्थापन हुआ, बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या है ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा F s cos थीटा। अब देखो एक बच्चा बड़ा परेशान था बोलते से cos थीटा क्यों आ रहा है, पता क्यों आ रहा है cos थीटा, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। देखो ये एक वस्तु की है, इसमें मैंने फोर्स लगाया मान लो कि F और थीटा एंगल फोर्स लगाया मैंने, अब ये वस्तु जो है विस्थापित होकर S विस्थापन होकर यहाँ आ गई। ठीक, अब एक मैंने आपको पूरा मोशन बताया था कि अगर कोई चीज किसी एंगल पर लगी हो आप उसे 200 में तोड़ सकते हैं, बस फोर्स का एक हिस्सा तो आ गया F जो मेरा ये वाला हिस्सा थीटा के साथ होगा, ये क्या मतलब cos बन जाएगा F cos थीटा, और
तो ये वाला कंपोनेंट मैंने क्या बताया, ये क्या बनता है f sin थीटा, तो मोशन में होंगे, मुझे पता होगा ये बनेगा f sin थीटा। तो मुझे बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से यहां पर गया, तो फोर्स से कौन से कंपोनेंट की वजह से गया, f cos थीटा की वजह से। भाई कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, लेकिन यहां पर है कितना, f cos थीटा है, ये f cos थीटा आ गया, ये और विस्थापन आ गया s, तो इसलिए क्या बन गया f cos थीटा। तो एक्चुअली cos थीटा इसलिए आ रहा है, ये जो फोर्स का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है, इसकी वजह से वस्तु विस्थापित हुई। तो ये वाला कंपोनेंट है f sin थीटा, इसकी वजह से तो वस्तु आगे जाएगी नहीं है, तो इसका कोई रोल नहीं है इस f में से, केवल f cos थीटा वस्तु को आगे लेके जा रहा है, तो इस f में मैंने f cos थीटा कंपोनेंट यूज किया है। f sin थीटा तो वस्तु को ऊपर ले जा सकता है और ऊपर वस्तु जाएगी नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, तो इसलिए cos थीटा है, ठीक है। तब से ध्यान रखना ये कार्य का फॉर्मूला होता है f cos थीटा बस, ठीक है। cos थीटा का मान जो मान लिया भैया, मैं तो नहीं पढ़ा मैं तो पढ़ा, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री आती है, cos थीटा का मान जो मान लिया था। अब आपका यहाँ से टेस्ट शुरू है, जितना मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया। अगले 10-15 मिनट जो है अब रन टाइम कार्यक्रम चलेगा, आपको बढ़िया टेस्ट होगा एकदम, सारी बातें आपसे पूछ लेंगे अभी वन बाय वन। और जब उठा के गुड मॉर्निंग जय श्री राम जय हिंद बात करने आधे घंटे के बाद इनका कुछ नहीं होना है। और ऐसे बंद होते हैं आधे घंटे लगे जज भी करेंगे मास्टर कैसा पढ़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, चलो क्या करें, सारे बच्चे पढ़ने लगेंगे तो भाई कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, जिन नौकरी की सख्त जरूरत है अब उनका क्या होगा फिर। देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मान लो कि बैग है, तो बैग 20 किलोग्राम का है, तो एक कुली ने इस 20 किलोग्राम के बैग को 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर लिया। तो कोई कुली 20 किलोग्राम के बैग को 2 मीटर उठाकर अपने सर पर रखता है, तो इस प्रोसेस में कुली के द्वारा कितना कार्य करता है। 20 किलोग्राम के बैग को 2 मीटर ऊपर उठाने में कुली कितना कार्य करेगा आपको बताना है। मुझसे कह रहा है ये बच्चे दूसरों का भला करते हैं, कंपटीशन ना बढ़े। हाँ सही कह रहा है भाई, सुरेश राखी गौतम लाइन से गलत है। अजान हुसैन सुरेश मिश्री आयु, जितने बच्चे जीरो लिख रहे हैं जीरो लिखना बंद करो, जीरो आंसर नहीं इसका उमेश मिश्रा। मुझे पता था कि कुली की शक्ल देखते ही आप लोग जीरो टिक लगाओगे, इसलिए मैं जान पूछा क्वेश्चन ये बेटा क्यों बताओ, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई ना जितना मैंने आपको पढ़ाया उसका यूज करो। एक तो जीरो लिखना बंद करो, बिल्कुल मत देखो, ठीक है। देखो आप मुझे बताओ ये जो कुली भाई साहब है इन्होंने 20 किलोग्राम का बैग पकड़ा, उस बैग को पकड़ के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, बैग ऊपर जाना है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बैग भी उसी दिशा में जा रहा है, तो भैया कार्य जीरो कैसे हो जाएगा। आप जब किसी बैग को पकड़ते हो ऊपर उठाओगे तो जितना फोर्स लगा रहे हो बैग तो ऊपर जा रहा है, तो आपके द्वारा क्या कार्य जीरो कैसे हो सकता है, वो जीरो किसी और क्वेश्चन आंसर है, ये ऐसे नहीं करना। देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। मान लो कि बैग है ये m किलोग्राम का बैग है, आप इसे h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, m किलोग्राम के बैग को h हाइट ऊपर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि कार्य करने एक फॉर्मूला बताया f cos थीटा, अभी तो मैंने इसका बताया नहीं है, ये पता है f cos थीटा। अब इसको बताना कि जब किसी बैग को मैं ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस वस्तु के वेट के बराबर, उसके भार के बराबर, कम से कम आपको उसके वेट के बराबर लगाना पड़ेगा। अब वेट क्या होता है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जितना हाइट ऊपर लेके h, थीटा की वैल्यू कितनी है, जितना फोर्स लगा रहे हैं बैग ऊपर जा रहा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो 0 की वैल्यू कितना होगा mgh। यानी जब भी कोई कुली कोई व्यक्ति कोई लड़का इसी बैग को ऊपर उठाकर लेके जाएगा ना, तो इस प्रोसेस में उसके द्वारा क्या कार्य होगा प्लस mgh। वो पॉजिटिव काम कर रहा है क्योंकि जिस दिशा में आप मैं पूछूं कार्य पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बस आपको देखना क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ गए ना कि मैं जिस तरह फोर्स लगा रहा हूं अगर वस्तु उधर कोई विस्थापित हो तो कार्य आपने पॉजिटिव किया है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है तो कार्य पॉजिटिव होगा, तो कार्य क्या प्लस mgh। m की वैल्यू कितनी है 20, न्यूमेरिकल में 10 मान लेते हैं 9.8 मान के बढ़िया है, और h की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 निकाल के 400 जूल, कितना कार्य करेगा 400 जूल, जिनका 400 जूल है उनका ठीक है, बाकी 40 लिख रहे हैं 150 लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं लगातार 0 लिख रहे हैं उन सब गलत है। ये बेटा क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, किसी सामान को ऊपर उठाकर रखने में कोई कुली के द्वारा किसी लड़के के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कार्य होता है प्लस mgh। यानी कुली की शक्ल देखते 0 पर लगा दिया प्लस mgh कार्य होगा, जिस दिशा में आप वस्तु को फोर्स लगा रहे हैं वस्तु उधर को जा रही है तो 0 कैसे बता रहा है प्लस mgh बनेगा। अच्छा दूसरा ऐसे हो देखना, ये हमारे पास में वस्तु है 2 किलोग्राम की, इसमें 4 मीटर ऊपर उठाया, 6 मीटर इधर लेके गए, फिर 6 मीटर इधर लेके गए और फिर 9 मीटर इधर, अभी वस्तु यहाँ पर पहुंच गई है। तो इस वस्तु को बेटा इस 2 किलोग्राम की वस्तु को जो बात आपको मैंने दिखाया है इस मार्ग के द्वारा यहाँ पर लेके गया मैं, तो बताओ इस प्रोसेस में टोटल कितना कार्य किया गया होगा। करो भाई हम तो क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे जितेंद्र, या डीपीपी जो हम क्लास में कराते हैं डीपीपी का पढ़ना हमारी क्लास में हम पीडीएफ क्वेश्चन साथ साथ दिखा देते हैं, ठीक है। और प्राइवेट ध्यान दे ले, ये चीज मिल जाए वो मिल जाए इकट्ठी कर लो और पढ़ो, पैसे का नहीं कोई फायदा नहीं उसका। देखो अगर देखना अगर 2 किलोग्राम की वस्तु को आपने 4 मीटर उठाया 6 मीटर लेके 6 मीटर 9 मीटर ऐसे, तो कितना वर्क किया गया इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। आप सबको पता है कि इस वस्तु को उठाने में कार्य किया जाता है वो होता है mgh कार्य, इस वस्तु को उठाने में mgh करते हैं। और अगर h जो है ना ये क्या हाइट है, तो आपको देखना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पर पहुंच गया तो उसकी कितनी हाइट बढ़ी आपको हाइट देखनी है। और मूल्य में h हाइट है तो 4 मीटर या 6 मीटर यानी टोटल जो आपकी हाइट बढ़ी है वो 10 मीटर की हाइट बढ़ी, 4 मीटर या 6 मीटर 6 मीटर होगा। आपको ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे नहीं, तो इसमें आपका हाइट दस नहीं करके 4 6 6 9 सब जोड़ दिया तो मास 2 किलोग्राम जी के लिए 10 और हाइट कितनी बढ़ी 10, तो कितना 200 जूल, तो जिनका आंसर 200 जूल होगा ठीक है, बाकी गलत है। 500 लिखने वाला माइनस 200 लिखने वाला गलत है, माइनस लिखा है माइनस बता दिया हमने, तो 260 बता रहा है 230 बता रहा है 500 बता रहा है 400 बता रहा है, और दुनिया तो बता रहे हैं 200, गौतम कुमार का भी 200 था, अमित का 200 था, एक अंजलि मोराल का 200 था। अब तो 200 बताने से फायदा नहीं है भाई, आप देखो फॉर्मूले को देखो ध्यान से, उस फॉर्मूले में किसी वस्तु को उठाने में किसी वस्तु को जब आप हाइट बढ़ाएंगे किसी वस्तु को उठाने में क्या कहता है mgh, तो एक बार इस फॉर्मूले में h लिखा हुआ हाइट लिखी हुई है, इसमें डिस्टेंस डी लिखा हुआ है कि कितना दूरी चला ऑब्जेक्ट उसकी हाइट कितनी बढ़ी, आपको हाइट देखना है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी फाइनल क्या थी उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई, तो कितना mgh के बराबर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, एक बेटा हमारे पास में वस्तु है ये 4 किलोग्राम की है और इस 4 किलोग्राम की वस्तु को एक लड़का 10 मीटर ऊपर उठाकर एक अलमीरा में रखता है, तो 4 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाकर एक अलमीरा में, तो इस प्रोसेस में ग्रेविटी के द्वारा कितना कार्य किया गया, ग्रेविटी को तो धरती माता जो फोर्स लगाती है उसमें ग्रेविटी, इस प्रोसेस में ग्रेविटी कितना काम करेगी। 9 प्लस 15 नहीं होगा, अरे 9 कहां से आ गया भाई, अरे 9 तो साइड में हाइट थोड़ी बढ़ रही है, हाइट 4 मीटर यहाँ पर बढ़ी 6 मीटर यहाँ बढ़ी, तो 6 और 4 10 मीटर हाइट बढ़ी, ये हाइट थोड़ी बढ़ रही है क्या जी 15 नहीं होगा क्या। अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना सारी हाइट सेम ही है, कहीं मिल जाए इसमें हाइट में सारी चीजें ना 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 ना। हमने कहा था कि वस्तु को उठाकर इस साइड से उठाकर इस साइड तक पहुंचाने में कितना कार्य किया गया, तो उस हाइट तक के लिए किसी साइड उस हाइट पे किसी पॉइंट पे मानसू उससे निकाल होगा। देखो बेटा किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो मैंने बताया किसी वस्तु को ऊपर उठाने में
कोई कुली या कोई आदमी या कोई लड़का कितना कार्य करता प्लस mgh। लेकिन मतलब किसी वस्तु को उठाने में पूछे ग्रेविटी कितना काम करेगी उठाने में। तो आप समझो कि जब कोई वस्तु को उठाएंगे आपने बैग पकड़ा है आप ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, अच्छा ग्रेविटी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ सेंटर की तरफ खींचती है, अब अर्थ खींचेगी वस्तु को अपनी तरफ को और बैग जा रहा ऊपर की तरफ को, यानी कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे फॉर्मूला क्या होता है F cos थीटा। अब धरती माता किसी वस्तु पे फोर्स लगाती है वो उसके बराबर mg, वस्तु के बराबर डिस्प्लेसमेंट है h, लेकिन थीटा की बनेगी जब किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और विस्थापन पर ऊपर की तरफ धरती माता एक वस्तु खींचती है नीचे की तरफ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनता है 180 डिग्री का 180 तो एग्जैक्ट पॉइंट है तो cos 180 की वैल्यू होती है -1 तो -mgh। यानी किसी वस्तु को ऊपर उठाने में अगर पूछे कि ग्रेविटी कितना काम करेगी, नेगेटिव ग्रेविटी काम कर रही है क्योंकि वस्तु को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और ग्रेविटी खींचती है नीचे तो फोर्स लगा नीचे डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, जैसे पूछे समान को उठाने में लड़का कितना काम करेगा, लड़का फोर्स ऊपर लगा रहा है बैग भी ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा +mgh, लेकिन ग्रेविटी का काम होगा -mgh m 4 g किलो 10 कितना है 10 तो -400 जूल। याद रखना किसी सामान को ऊपर उठाने में ग्रेविटी के द्वारा क्या कार्य होगा, सामान को ऊपर उठाने में वो कार्य होगा -mgh। और अगर मैं आपसे कहूं कि किसी लड़के के द्वारा कुली के द्वारा क्या होगा +mgh, ये पॉजिटिव नेगेटिव सारा गेम डिपेंड करता है कि जिधर को फोर्स लगा रहे हैं वस्तु उधर को विस्थापित हो तो कार्य पॉजिटिव है, जिधर को फोर्स लगा है वस्तु उसके विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही है तो कार्य नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इस पीडीएफ के थ्रू। क्वेश्चन करना पहले एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, वेट लड़के का 300 न्यूटन, यानी किसने डब्ल्यू को लिख रखी है mg की वैल्यू। भाई मास m को नापते हैं किलोग्राम में और वेट को नापते हैं mg को नापते हैं न्यूटन में। तो एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल की ऊंचाई 7 मीटर, उसको चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है, उसके द्वारा क्या कार्य कितना होगा। करना क्वेश्चन नंबर 24। आयुष यादव सुबोध सब करोगे नहीं होगा उसमें, क्योंकि हमने केवल पूछा था कि वस्तु को नीचे से ऊपर तक उठाने में कितना कार्य किया। देखो भाई एक बताओ, ये लड़का जो है 7 मीटर ऊपर एक कहां पे गया, 7 मीटर ऊंचाई पर गया मकान की दूसरी छत पे और वापस वहीं पर आ गया, तो जहां पे गया वहीं वापस आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कार्य होता है F cos थीटा, तो भी कितना हो जाएगा 0, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क भी 0 होगा, आंसर आएगा 30। फिर लड़का जो है 7 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है तो भाई वर्क के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है और आपने वर्क जब मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो वो डिटेल में बताया कि जहां से आप चले अगर वहीं के वहीं वापस आ जाओ तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो वर्क भी 0। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12। सीपीयू में इंग्लिश बोलना आना चाहिए, सीपीयू में इंग्लिश बोलना आना है लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलना आना है। बोलने में कौन सा इंटरव्यू होता है कि तुम्हें बोलनी आनी चाहिए, इंटरव्यू तो समझ गया है। आयुष ऋषि शिवांशु मनोज सैनी सुबोध कुमार का क्वेश्चन भी कह कि 5 किलोग्राम भार की, बेटा 5 किलोग्राम भार तो ये भार 1 केजी लिखा हुआ है तो ये नहीं मास से माने ये वेट नहीं है, ये हिंदी में क्या और करते हैं तो आपको देखना है किलोग्राम लिखा है कि एम की वैल्यू है 5 केजी, अगर लिखा तो 5 न्यूटन तो एम जी की वैल्यू होती है 5 न्यूटन, तो उसने लिखा किलोग्राम तो किलोग्राम की एम की वैल्यू है क्योंकि मास को किलोग्राम में 5 किलोग्राम भार की वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना कार्य होगा, ये बड़ा हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो 5 किलोग्राम की वस्तु को 4 मीटर पर उठाया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना कार्य होगा, बेटा किसी वस्तु को उठाने में ग्रेविटी काम करती है -mgh, यानी कि ये तो पॉजिटिव ऑप्शन तो भाई हो गए, तो मास कितना है 5, जी की वैल्यू कितनी 10 और h कितना है 4 5 20 यानी कि -200 जूल। डी आंसर आएगा इसका डी। माइनस वाले पे लगाना भाई, किसी वस्तु को उठाते समय ग्रेविटी नेगेटिव काम करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन में चाहूंगा 125 आंसर देने समय बड़ा ग्राउंड है, जमीन है ये और एक वस्तु जो है ये 20 मीटर की हाइट से गिर रही है ऊपर से, एक वस्तु 20 मीटर की हाइट से गिर रही है, ठीक, और ये वस्तु जो है 10 किलोग्राम की है, तो 10 किलोग्राम की वस्तु 20 मीटर की हाइट से गिर रही है तो गिरते समय 20 मीटर की हाइट गिरने में इस वस्तु के ऊपर ग्रेविटी कितना काम करेगी आपको बताना है। 10 किलोग्राम की वस्तु जो है 20 मीटर की हाइट गिरने में ग्रेविटी द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। करो भैया, अमित सुनील आयुष शिवांशु विपिन ऋषि करते रहो, इसका आंसर समझ चाहिए हमें। भैया देखो कितने बच्चे माइनस ग्राम सब देखो आप लोगों ने आपको दिक्कत है, आपने जैसे ग्रेविटी देखा भाव हो गए, मैंने कहा कि भाई जब किसी वस्तु को ऊपर उठाएंगे ऊपर उठाने में ग्रेविटी नेगेटिव काम करेगी, क्यों ग्रेविटी नेगेटिव क्योंकि ग्रेविटी वस्तु को नीचे खींचती है और वस्तु ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ वस्तु ऊपर नीचे गिर रही है, वस्तु नीचे गिर रही है, अरे बताओ वस्तु गिरी नीचे की तरफ को उसका विस्थापन नीचे की तरफ है और ग्रेविटी वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है, जब वस्तु गिरती है गिरते समय ग्रेविटी के द्वारा कार्य पॉजिटिव होता है गिरने में, इसी वस्तु को गिरने में फोल्ड करने में ग्रेविटी पॉजिटिव काम करेगी, ग्रेविटी से लगती ही वस्तु समझ लेगा तो गलत आदमी होगा, है ना। मैं ये थोड़ा ना कि आपने मूवी देखी, अच्छा अमरीश पुरी दिखाया इसमें, अमरीश पुरी का वैसा नहीं होगा, अब चलो खातक मूवी देखो, क्रांतिकारी आदमी है एकदम, गांधी के साथ लड़ने वाले अमरीश पुरी साहब, तो है मैं ये नहीं कहूं अमरीश पुरी को क्रांतिकारी नेगेटिव रोल बनाएंगे हम, पॉजिटिव क्रांतिकारी हो सकता है जिससे लड़ने वाला। देखो अब जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो ग्रेविटी काम करती है पॉजिटिव, एम की वैल्यू 10 जी की वैल्यू 10 हाइट कितनी 20 कितना हो गया 2000 जूल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का आएगा 2000 जूल माइनस में आएगा। अगर ये वस्तु ऊपर उठी होती तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी वस्तु लगी ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव काम होता, नीचे गिरते समय वस्तु नीचे आ रही है ग्रेविटी नीचे खींचती है ना। अगले पाओ एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरा फेवरेट, उसे ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ ये क्वेश्चन दो और ध्यान से करना, पॉजिटिव नेगेटिव जो लॉजिक बताया कि पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है उसको ध्यान में रख के ऑप्शन की फील लेके नहीं करना ये, करो भाई सभी।
देखो इसमें क्वेश्चन लिखा है कि टू ओपन द डोर ऑफ रूम, किसी कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आप हैंडल पे जोड़ देते हैं, पुश द हैंडल, मतलब आपने पुश किया हैंडल को, एंड टू क्लोज इट यू पुल ऑन द हैंडल, और ये पुल कर रहे हो, द वर्क डन बाय यू ऑन द हैंडल। मैं बताओ जैसे आपसे पूछा कि कार्य बताओ पुश करने में पुल करने में, क्या कि दोनों कैसे पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से ऑप्शन है, तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऑप्शन की फील लेनी। आप देखो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि कार्य पॉजिटिव कब होता है, जिधर को फोर्स लगाएंगे विस्थापन उधर को पॉजिटिव, और दरवाजा खोल रहे पुश कर रहे हैं, आप जिधर को फोर्स लगा रहे हैं दरवाजा उधर को भर रहा है, यानी कि पॉजिटिव काम कर रहे हैं, पुल करते समय दरवाजा अपनी तरफ खींच रहे हैं और दरवाजा भी आपकी तरफ यानी पॉजिटिव काम, दोनों कैसे पॉजिटिव काम है, कोई पुश करते समय जिधर को फोर्स लगाया उधर को गया, ऐसा नहीं कि आपने फोर्स लगाया उधर को, दरवाजा मोबाइल रखा हो इधर को फोर्स लगाएंगे उधर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, खींचते समय जिधर को फोर्स लगाया दरवाजा उधर को जा रहा है, लेकिन दरवाजा खींचते हुए तो भाग दूर हो, ऐसा नहीं है, दोनों कैसे करेगा वो पॉजिटिव। लेकिन बच्चे तो क्या बात करेंगे, इसे कैसे पॉजिटिव किसे नेगेटिव कैसे डिफाइन कर देंगे, उन्हें बस समझ नहीं आ रही है कि कार्य पॉजिटिव के लिए बस ये देखो कि जिधर को फोर्स लगाया अगर उधर कोई डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट में तो नेगेटिव, ठीक है, ये करना। क्वेश्चन नंबर 11 करो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्टूडेंट लिफ्टिंग 0.5 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड कीपिंग इट ऑन सेफ 1.5 मीटर हाई। तो आपको बताना है कि एक छात्र द्वारा 0.5 किलोग्राम की पुस्तक को जमीन से उठाकर 1.5 मीटर ऊंची शेल्फ पर रखने के लिए क्या क्या कार्य की गणना करें। देखो ऊपर उठाकर रखना है, तो ऊपर उठाकर रखने में कोई व्यक्ति को कितना कार्य करता है, एमजीएच एमक्यू कितनी 0.5 जी किलो मीटर में लेते हैं, हाइट 1.5, तो पॉइंट से गया तो कितना बन गया 15.7 जूल, 7.5 जूल आंसर बनेगा ए ऑप्शन। जब इसका भी 10 बता रहा है बच्चे को नहीं 10 जूल बताने वाले तेरे अंदर इसका बहुत बढ़िया शाबाश बेटा। अरे तेरी बच्चा क्या एक छात्र आदि किलोग्राम की पुस्तक को जमीन से उठाकर 1.5 मीटर ऊंची शेल्फ पर रखने में कितना कार्य, तो किसी वस्तु को उठाने में काम करता है एमजीएच एमक्यू 0.5 जी किलो मीटर में लेते हैं, हाइट 1.5 की, पॉइंट से जो लगा 15.7 जूल बनेगा। कोई डी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, इसका जो बन रहा है एक 10 जूल बता रहा है। इतने क्वेश्चन कराने का मुझे फायदा हुआ है, मैंने क्वेश्चन से लिया है अभी, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और तुम कैसे बात कर रहे हो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे कि हालात देख नहीं हो रहा है कि पढ़ाई कर लें, पढ़ाई करने से बस बढ़ गया। एक क्वेश्चन ये है कि ए मैन विद अ बॉक्स ऑन हिज हेड इज क्लाइंबिंग अप ए लैडर, एक आदमी जिसके सर पर एक बक्सा है वह सीढ़ी पर चढ़ रहा है, सर पर बक्सा का सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आदमी द्वारा बक्से पर क्या क्या कार्य, यानी आदमी द्वारा यानी कि आदमी जो बक्से पर फोर्स लगा रहा है उसके द्वारा क्या क्या कार्य बताना है। देखो पहले क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, ऐसा फिर दो तीन क्वेश्चन इस टाइप के हैं, ये हमारा सीढ़ी से बना लीजिए, ठीक है, समझने के लिए ऐसी सीढ़ी है। एक व्यक्ति जो है वो उसके सर पर एक बक्सा है, तो जब भी सर पर बक्सा रखा होगा ये बस समझना, आपके सर पर बक्सा रखा हुआ है तो बक्सा आपके सर पर जितने फोर्स दबाएगा, आपको पता है न्यूटन का एक्सेलरेशन लो, बक्से ने आपके सर पर 100 न्यूटन का बल लगाया तो आपका सर भी बक्से पर 100 न्यूटन का बल लगाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी गर्दन टूट जाए बक्से से, हम बक्से को हाथ से पकड़ लेते हैं, तो जब वो बक्सा नीचे दबाएगा तो थोड़ा सा हमारे हाथ भी उसे झेलें, और जितना फोर्स बक्से पे लगेगा आपके शरीर पर, आपका शरीर बक्से पर उतना ही बल लगाएगा। नहीं जब भी मेरे सर पर बक्सा रखा होगा, जितना फोर्स बक्सा मेरे सर पर लगाएगा उतना ही बक्से पर लगाएंगे, उस सर से अपने हाथ की हेल्प से, जब भी मेरे सर पर बक्सा रखा होगा तो बक्से के ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, फोर्स लगाऊंगा ऊपर, अब मेरे सर पर बक्सा लगाता हूं, मैं ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूं, उस बक्से को मैं लेकर जाऊं सीढ़ी पर लगाता चल रहा हूं। अब समझो कि जो बक्सा मेरे सर के ऊपर रखा हुआ है इसे फोर्स सर पर कोई चीज रखी है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, अब मैं सीढ़ी पर लगाता चलूंगा, ये बक्सा भी यहां पर था, इस बक्से में फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, बक्सा पहुंच गया, इस बक्से का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ कोई है, तो जब फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट है यानी जाएगा पॉजिटिव, यानी कोई पुली अगर सर पर बक्सा रखकर उस बक्से को सीढ़ी पर चढ़ रहा है ऊपर तो पॉजिटिव काम कर रहा हो, क्योंकि जो बक्सा उसने अपने सर पर रखा हुआ है उस बक्से को ऊपर की तरफ फोर्स लगा, बक्सा सर पे यानी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और चढ़ भी ऊपर की तरफ गिरा सीढ़ी पे, दोनों सेम डायरेक्शन में निकाल होगा पॉजिटिव। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखना सेम क्वेश्चन में क्या है कि सर पर सूटकेस लिए एक समान चाल एक पुलिस वाला सीढ़ी की उड़ान पर चढ़ रहा है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, सूटकेस के भार के द्वारा क्या करेगा, इसलिए पूछा है जो सूटकेस का भार है, जो सूटकेस का वेट हो कितना कार्य करेगा सूटकेस पर। देखो पिछले केस में था कि पुली कितना काम करेगा, इसे पूछा कि सूटकेस का भार कितना काम करेगा, मैं आपको एक चीज है ये पुली सर पर बक्सा रखा हुआ है सीढ़ी पर चढ़ रहा है, बेटा ये कह रहा है कि सूटकेस पर भार के द्वारा, अच्छा किसी वस्तु पर भार है वो हमेशा काम करता है नीचे की तरफ, सूटकेस का भार mg वो नीचे की तरफ है, उस बक्सा का यहां पर था यहां पहुंच गया, यानी बक्सा पहुंचा ऊपर डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, तो बक्सा का भार नीचे की तरफ सूटकेस ऊपर की तरफ, यानी काम कैसा होगा नेगेटिव, यानी जब आपके सर पे सूटकेस रखा हो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है कोई लड़का जो सामान उठाएगा ऊपर तो कार्य करेगा पॉजिटिव, लेकिन ग्रेविटी करेगी नेगेटिव काम, वैसे ही सर पे बक्सा के आप जा रहे हो तो आप काम करोगे पॉजिटिव, लेकिन ग्रेविटी सूटकेस का भार क्या तो काम करेगा नेगेटिव। लेकिन जब उठाने वाला केस बिल्कुल सही है, तो आप किसी सामान को जमीन से उठा के ऊपर रखो, इस सामान को जमीन से उठा के ऊपर रखेंगे आप पॉजिटिव काम करोगे, ग्रेविटी नेगेटिव करेगी, ऐसे सर पे बक्सा रखो ऊपर चढ़ो आप काम करेंगे पॉजिटिव, ग्रेविटी काम करेगी नेगेटिव। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक पुली जो है उसके सर पे बक्सा रखा हुआ है, उस बक्से को अपने सर पर रखकर वो प्लेटफॉर्म पर 100 मीटर चलता है, तो इस प्रोसेस में पुली ने कितना काम किया, तो जो बार-बार जीरो टिका पुली जो काम करता है इस वाले प्रोसेस में जब पुली को सीधे रखना चले, देखो जब भी पुली के सर पर सामान रखा है तो सामान जब सर पर रखा हुआ फोर्स लगाएंगे उसको ऊपर की तरफ, अब सामान था यहां पर अब पहुंच गया यहां पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 90 डिग्री के एंगल पे, डिस्प्लेसमेंट कितना है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, तो थीटा के 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो कार्य कितना हो जाएगा जीरो। तो पुली किसी सामान को सर पर रखकर सीधा चला प्लेटफॉर्म पर कार्य जीरो करता है, लेकिन कोई सामान जमीन से उठा के सर पर कार्य पॉजिटिव करेगा, पुली सामान सर पर सीधा चढ़ेगा कार्य पॉजिटिव करेगा, लेकिन सर पर सामान रखकर सीधा चलेगा प्लेटफॉर्म पर तो कार्य कितना होगा जीरो। क्योंकि आप सोचो इसमें सर पर सामान रखा था इस सामान को फोर्स लगाया ऊपर को, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में बैक नहीं रहे, तो आपको पता है कि जब बल लगाएगा उधर को विस्थापन नहीं तो जीरो आएगा। तो पुली किसी सामान को सर पर रखकर सीधा चलेगा तो सामान पर क्या कार्य पुली द्वारा जीरो है, लेकिन सामान जमीन से उठा के ऊपर रखेगा तो पॉजिटिव काम करेगा, सामान सर पर सीधा चलेगा तो पॉजिटिव काम करेगा, सामान ऊपर ले जाएगा तो नेगेटिव काम करेगी, सामान उठाएगा तो नेगेटिव काम करेगी, लेकिन उसको पूरी होगी तो पॉजिटिव काम करेगी। इस तरह के ध्यान से लिखना अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हैं, खास तौर से सामान उठा के ऊपर चलेगा तो आप पॉजिटिव काम करेंगे ग्रेविटी नेगेटिव, सामान सर पर रखकर सीधा चलेगा पॉजिटिव काम करेंगे ग्रेविटी काम करेगी नेगेटिव, लेकिन उसको पूरी होगी तो पॉजिटिव काम करेगी। पुली सर पर सामान रखकर सीधा प्लेटफॉर्म पर चला तो जीरो काम करेगा वो। आपको सारा ध्यान रखना है कि जब सर पर सामान है तो फोर्स आप ऊपर की तरफ लगाएंगे और आप सीधा डिस्प्लेसमेंट डिग्री एंगल पे जीरो, सामान सर पर फोर्स लगाएंगे ऊपर सीधे ऊपर चल रहे हैं तो कार्य पॉजिटिव करें, ठीक है। तो बाकी तो करेंगे इसमें, तो आज के लिए जो है चलो कर लेते हैं, बाय, टेक केयर।